कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के साथ यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार गिरावट है। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 2287 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में 3,30,000 से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ और यूपी में अब रिकवरी रेट का आंकड़ा भी राहत भरा है। उत्तर प्रदेश में अब 96% से अधिक रिकवरी रेट जा चुका है। एक तरफ जहां अन्य राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाया, तो वहीं यूपी ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाकर बेहतरीन मॉडल पेश किया है। आपको बता दें कि यहां यूपी के 2 जिले महोबा और कासगंज में कोई केस अब नहीं बचा है। इसके साथ ही साथ 16 जिलों में सिंगल डिजिट में केस हैं, जबकि 53 जिलों में डबल डिजिट में केस बचे हुए हैं। तो एक लंबी जंग दूसरी लहर की पूरी हुई, लेकिन लोगों को जागरूक रहना होगा। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,287 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 7,902 है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में बढ़कर के 96.1% हो गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 157 कोविड संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है। वहीं कानपुर के हैलट अस्पताल में बीते 2 महीने से यानी कि अप्रैल और मई में करीब 500 मौतें हुई और अभी भी 160 मौतों के आंकड़ों को अस्पताल द्वारा छिपाया जा रहा है। कई दिनों तक मृतकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराने पर सीएमओ की रिपोर्ट करने वाली डेटा टीम ने इस बाबत लगातार 7 मांग पत्र जारी किए। ऐसे कई लेटर जारी होने के बाद भी हैलट प्रशासन मौत के आंकड़ों को नहीं बताकर खामियों पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। हैलट से मृतक प्रमाण पत्र नहीं मिलने से तमाम परिजन चक्कर लगा रहे हैं। मई महीने में डेटा डेस्क ने 20 मई तक 6 पत्र जारी कर हैलट प्रशासन से मरने वाले मरीजों की संख्या पूछी। ये पत्र कब कब भेजे गए वो बताते हैं। 3 मई को भेजा गया, 7 मई, 10, 13 और 15 मई को मृतक मरीजों की संख्या मांगी गई। 7 बार सीएमओ ने पत्र जारी करके संख्या मांगी और इस पर भी मृतकों की संख्या नहीं देने पर 20 मई को 2 पत्र जारी किए गए। अभी भी रोज हैलट में मृतकों के परिजन लगातार डेथ सर्टिफिकेट के लिए चक्कर लगाने को मजबूर है। अप्रैल में पीक बहुत ही फास्ट आया था और वहाँ पे उस समय मरीज बहुत ज़्यादा थे और हम लोगों के इमरजेंसी में लगभग 100 से लेके 110 और 120 मरीज आते थे। जो पॉजिटिव होता था उसको हम लोग पोर्टल पे जो डेटा मैनेजर ऑपरेटर चढ़ाता था वो उस समय कोविड पॉजिटिव हो गया, जिसके कारण वो उस समय अपलोड नहीं हो पाए थे पोर्टल पे और जिसको कि अब हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। और रतीश हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, आखिर क्या वजह है कि हैलट अस्पताल मनमानी पर उतर आया है? देखिए, कोरोना की दूसरी लहर में लगातार मौतें हुई और मौतों की संख्या ज्यादा बढ़ती चली गई। अगर हैलट अस्पताल की बात की जाए तो मैक्सिमम 18 मौतें एक दिन में हैलट अस्पताल में ही रिकॉर्ड की गई थी। मई और अप्रैल के महीने में खुद उपप्राचार्य हैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर ऋचा गिरी, उन्होंने माना है कि इन 2 महीनों में करीब 500 लोगों की मौतें हुई हैं, जिनमें से 160 लोगों की मौतें अभी अपडेट नहीं हुई हैं। इसके पीछे तमाम दलीलें दी गई हैं, तमाम तर्क दिए गए हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एजेंसी थी उसके कर्मचारी नहीं थे, लेकिन तमाम ऐसी केस स्टडीज, तमाम ऐसी स्टोरीज हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं जिनमें लोग इधर उधर भटक रहे हैं और उनको उनके परिजनों की रिपोर्ट तक नहीं मिल पा रही है। साफ तौर पर हैलट अस्पताल की बड़ी लापरवाही और बड़ी बिल्कुल रतीश, और समझा जा सकता है कि जब सीएमओ के मांगने पर मृतकों का आंकड़ा न दिया जाए तो फिर कितनी मौतें ये अपने आप छिपा लेते होंगे और कितना खेल कर लेते होंगे, इसको समझा जा सकता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस में कमी आई है, लेकिन अभी सरकार ने सावधानी बरतते हुए यूपी में कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है और इस दौरान कई तरह की छूट देने की तैयारी चल रही है। इस बात का फैसला सीएम के साथ टीम 9 की बैठक में लिया गया। सूत्रों की माने तो लोगों को आजीविका में परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने लॉकडाउन में ढील के साथ छूट देने का फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार होटल खोले जाएंगे, प्राइवेट दफ्तर भी खुलेंगे, लेकिन आधी संख्या के साथ यूपी में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सरकार ये भी मानकर चल रही है कि अभी तक खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है।
और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में है। सीएम योगी अप्रैल के महीने में कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन कोरोना को मात देने के बाद सीएम योगी लगातार फील्ड में है और ग्राउंड लेवल पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी ने 26 दिनों में 5,768 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 26 दिनों में सीएम योगी ने 18 मंडलों का दौरा कर लोगों का हालचाल जाना और ऐसा करने वाले योगी देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। खराब मौसम के बाद भी सीएम योगी का दौरा रद्द नहीं होता था। हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे बारिश के बीच सीएम योगी का हेलीकॉप्टर लैंड होता देख डीएम भागी थी। हॉस्पिटल जाकर काफिला सीधा रुकता था और बड़ी बात यह भी है कि कोरोना से उबरने के बाद डॉक्टर्स ने सीएम योगी को आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन सीएम ने उनकी बात नहीं मानी और ग्राउंड जीरो पर डटे रहे। और 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमने आपको बताया कि कैसे सीएम योगी ने महज 26 दिन में 5,768 किलोमीटर की यात्रा की पहले सीएम बने वो। दूसरी तस्वीर की कैसे सीएम योगी एक्शन में आए और कोरोना के केस कम हुए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2200 नए संक्रमण के मामले आए हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी के 3T फॉर्मूले का असर है कि यूपी में कोरोना के मामलों में इतनी तेज गिरावट देखी गई और कम होते संक्रमण के मामलों को देखते हुए अब ढील देने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो कई तरह की छूट की तैयारी है। वैक्सीनेशन पर भी सीएम योगी ने जोर देने का निर्देश दिया है। और आगरा में महामारी लोक शिकायत समिति के पास लगातार अस्पतालों के ओवर बिलिंग की शिकायत पहुंच रही है, लेकिन अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मनमानी वसूली करने के मामलों का संज्ञान लिया है। इस बार की जो कोविड महामारी आई थी पिछली बार की अपेक्षा 10 गुनी खतरनाक थी और उस समय भी हमारे डॉक्टरों ने, उनके परिवारों ने, मतलब पैरामेडिकल स्टाफ ने, सभी ने अपनी जान पे खेल के मरीजों का इलाज किया और दिन रात कुछ नहीं देखा। आप ये समझ लो 24-24 घंटे की 36-36 घंटे की ड्यूटियाँ करी लोगों ने और उसमें लोगों के प्राण भी गए। ये एक बहुत गंभीर बीमारी थी जिसमें उस समय केवल और केवल मरीजों की जान बचाने की बात चली थी, मरीजों के अच्छे से अच्छे इलाज की बात चली थी। फिरोजाबाद में सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन करवाने का 3 दिन में प्रमाण पत्र देना होगा। जिलाधिकारी ने इसके लिए आदेश दिए हैं। डीएम का कहना है कि अगर प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो कर्मचारियों को कई महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी को सूचना मिली थी कि कई विभाग ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया कि जिसने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया उसको मई महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा। अलीगढ़ में शराब कांड से हुई मौत के आंकड़े पर अब कोई साफ अभी नहीं हो पाया है। कई डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना अभी भी बाकी है और इसके बाद मृतकों की सही संख्या सामने आएगी। हालांकि अभी जिन शवों का पोस्टमार्टम होना है उनमें अधिकतर की मौत शराब की वजह से हुई। कुछ लोगों के इलाज के दौरान भी मौत हुई है। बीती रात डीएम के अनुसार 16 लोगों की मौत हुई थी और 12 से 13 लोग अलग अलग जगह भर्ती थे, जिनमें से कुछ की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार शराब से 22 लोगों की मौत हुई है। पूरे मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। अधिकतर आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 आरोपियों पर 50-50 हज़ार का इनाम भी है। वहीं 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। सख्त और कठोर कार्रवाई आबकारी विभाग के द्वारा की गई है। वहाँ के जिला आबकारी अधिकारी, उस क्षेत्र का आबकारी निरीक्षक, उस क्षेत्र के पुलिस के सिपाही आबकारी विभाग के, उनको कल ही तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि इस क्षेत्र के थानाध्यक्ष और सीओ के भी विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, उनको भी निलंबित किया जाए। रात में जो हमने फिगर पूरी पॉइंट आउट की थी उसमें 16 लोगों की मृत्यु बताई गई थी और करीब 12-13 लोग थे जो मलखान सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। आज जानकारी मिली है कि उसमें से भी कुछ लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। तो जो मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पुष्टि किया है उसके हिसाब से उन्होंने 22 शवों का संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम किया है और कुछ डेथ्स जो है आज हुई हैं। तो मैंने अभी अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज भेजा है, मोर्चरी भी भेजा है, सीएमओ खुद वहाँ मौजूद है। अपडेट देना चाहूँगा कि अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 6 अभियुक्तों के विरुद्ध 3 थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वहीं इनके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिशें दी गई। जो 2 फरार अभियुक्त हैं
उनके ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। वहीं अलीगढ़ जहरीली शराब कांड पर सांसद सतीश गौतम ने कहा कि शराब से 30 से 35 लोगों की मौत हुई है, प्रशासन झूठ बोल रहा है। इस पूरे मामले पर जोन एडीजी राजीव कृष्ण का कहना है कि अब तक 4 केस दर्ज किए गए हैं, 12 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, साथ ही 5 आबकारी अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 2 दर्जन के करीब लोग जान गंवा चुके हैं और कई सारे लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और ये लगातार इस बात की आशंका है कि मरने वालों की जो संख्या है आज कुछ और बढ़ सकती है। इसके साथ ही अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री के निर्देश पर अलीगढ़ प्रशासन और पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में अभी तक 4 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, 12 लोगों की नामजदगी FIR दर्ज हुई है, 6 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें जो मुख्य आरोपी है अनिल चौधरी भी शामिल है। इसके साथ ही जो 2 अन्य जो मुख्य आरोपी हैं ऋषि शर्मा और विपिन यादव इस समय फरार हैं। एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण ने 50-50 हज़ार का इन पर इनाम घोषित कर दिया है। जिस तरीके से करसुआ समेत कई सारे गांवों में जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचाया है, अपमिश्रित शराब से कई सारे लोगों की जान गई है, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय इस घटना पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ज़बरदस्त नाराज़गी अधिकारियों से व्यक्त की है और इस मामले में अभी तक आबकारी विभाग के 5 अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी भी शामिल हैं। कुल मिला के जो अब पूरी पुलिस की जो टीमें लगी हुई हैं, 6 से 7 टीमें, वो जो 2 मुख्य आरोपी हैं जिनका बड़ा राजनीतिक कनेक्शन है उनको पकड़ने में लगी हुई हैं। अनिल चौधरी जिला की पत्नी जिला पंचायत सदस्य चुनी गई है, वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की फिराक में लगातार राजनीतिक पेशबंदी कर रहा था। इसके साथ ही जो दूसरा जो मुख्य आरोपी जो फरार है ऋषि शर्मा, वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है जवा थाना क्षेत्र का। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय प्रशासन की जो पूरी जो कोशिश है कि दोनों बोर्ड परीक्षा को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड के 10वीं के छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाएगा, तो ये सरकार ने फैसला ले लिया है। मतलब परीक्षा की जरूरत नहीं है, 10वीं के छात्र बिना परीक्षा के ही प्रमोट किए जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक इतिहास भी बनेगा कि कोरोना महामारी में वो दौर भी आया जब बोर्ड परीक्षा ली ही नहीं गई और उसके बाद छात्र छात्राओं को प्रमोट किया गया। तो ये एक बड़ा फैसला यूपी सरकार ने किया है। थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एबीपी गंगा को बताया था कि 24 घंटे के अंदर हम फैसला ले लेंगे, और देखिए वो फैसला आ गया है। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला ये है कि जो छात्र छात्राएं हैं उनकी परीक्षा नहीं होगी, उन्हें बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा का मामला है। जिस तरीके से कोरोना महामारी है उसको लेकर राजनीति भी हो रही है। ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि बिना वैक्सीनेशन के परीक्षा ना हो, जो परीक्षा कर्मी है उनकी सुरक्षा की भी बात उठ रही थी। और इन सब के बीच अब यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि यूपी बोर्ड की 10वीं की जो परीक्षा है वो नहीं होगी, छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर यह है कि 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, और इसके साथ ही साथ कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये कक्षाएं हैं जिनमें बच्चों की परीक्षाएं नहीं होंगी, इन्हें ग्रेड के साथ प्रमोट कर दिया जाएगा आगे। तो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा इस बार नहीं होगी और सभी छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। और 10वीं के साथ ही साथ कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें भी बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोशन मिलेगा। तो ये शिक्षा का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है। परीक्षा नहीं होगी, महामारी का काल चल रहा है। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, ये बहुत बड़ा फैसला है, अपने आप में इतिहास भी है और महामारी के दौर की जरूरत भी है। बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, अगर बात करें तो ये बड़ा फैसला है और पहले ही एबीपी गंगा ने ये अंदेशा जताया था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार यूपी बोर्ड 10वीं के जो छात्र छात्राएं उन्हें बिना परीक्षा के ही प्रमोट किया जाएगा। और देखिए, इस फैसले से प्रदेश के 29 लाख के करीब छात्र छात्राएं हैं
जो अब प्रमोट होंगे उनकी परीक्षा नहीं होगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। इनको भी प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। सीएम योगी के साथ बैठक हुई जिसमें डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और तमाम अधिकारी मौजूद रहे और उसमें फैसला लिया गया। एक और बड़ी चीज आपको बताएं देश अपने दर्शकों को कि कक्षा 12वीं की परीक्षा कराने का भी फैसला हुआ है। अगर परिस्थितियां ठीक रहती हैं तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में 12वीं की परीक्षा भी कराई जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 10वीं के स्टूडेंट्स 29 लाख अब बिना परीक्षा प्रमोट होंगे। और इसकी जो बिल्कुल, लेकिन एक सवाल शैलेश और भी है कि जो प्रमोट होंगे बच्चे, उनका ग्रेड या नंबर कैसे तय होगा? और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो जिसको लगता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बहुत अच्छे नंबर पा सकता है, तो क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था है? देखिए, इसके बारे में डिटेल निर्देश अभी फिलहाल सामने नहीं आए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग को दिए गए हैं कि प्रमोशन का तरीका क्या होगा, लेकिन ये फैसला लेने से पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है उसने सभी स्कूलों से, प्रदेश भर के स्कूलों से कुछ डेटा मांगा था। उसमें एक तो जो कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के छमाही के और इंटरनल के अंक है वो मांगे गए थे, और इसके बाद उन्हीं स्टूडेंट्स के कक्षा 9 के अंक भी मांगे गए थे। यानी पुराना परफॉर्मेंस कक्षा 9 का, कक्षा 10 का जो उनका स्कूल में रहा, वो सारे डिटेल्स लिए गए थे। तो जाहिर सी बात है, जो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता आ रहा होगा उसको कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा दिखेगा रिजल्ट में। लेकिन क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में परीक्षाएं इन हालात में कराना मुश्किल है। सीबीएसई पहले ही ये फैसला ले चुका है स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का, ICSE भी ले चुका है। तो यूपी बोर्ड ने भी ये फैसला उन्हीं हालात को देखते हुए लिया है, क्योंकि यूपी बोर्ड के जो छात्र छात्राओं की संख्या है वो पूरे विश्व का देखिए सबसे बड़ा बोर्ड है, सबसे ज्यादा संख्या है। इतने स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा केंद्र बनाना, वहां पर परीक्षा कराना, उसके लिए लाखों की संख्या में कर्मचारियों की ड्यूटी, टीचर्स की, एम्प्लॉय की ड्यूटी लगाना आसान नहीं था। इसलिए फैसला लेना कह सकते हैं वक्त की मजबूरी थी इस समय ये सरकार के सामने, एक तरह से कह सकते हैं। पर देखिए, यही वजह है, जहां तक अभी आपने बात की उन स्टूडेंट के ग्रेड को लेकर कि स्टूडेंट के ग्रेड की जो आपने बात की, तो देखिए 12वीं की जो परीक्षा होती है उसमें इसका कहीं ना कहीं महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि 12वीं के बाद चाहे JEE की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, नीट की जब बात होती है, मेडिकल की बात करें, तो वहां पर मेरिट बहुत ज्यादा मायने रखने लगती है। इसीलिए अभी 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या भी देखिए लगभग 26 लाख के आसपास है। उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। उनके लिए परीक्षा कराने पर मंथन हुआ है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में अगर परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, परिस्थितियां ठीक होती है कोरोना से, तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में स्टूडेंट्स की परीक्षा कराई जाएगी। शैलेश, और सबसे बात यह कि जैसा कि 29 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं हाई स्कूल में हैं, ऐसे में सभी को परीक्षा से पहले वैक्सीन दे देना, इतने लोगों की सुरक्षा करना, इतना बड़ा जो अमला लगता है परीक्षा करवाने के लिए, उनको सुरक्षा देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उतने संसाधन अभी प्रदेश के पास है नहीं। ऐसे में ये एक सबसे बेहतर फैसला कहा जा सकता है। निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा को देखना है। और देखिए, इस समय तो कोरोना की तीसरी लहर की बात चल रही है। तीसरी लहर यानी ये संभावना जताई जा रही है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें सबसे ज्यादा जो हाई रिस्क पर होंगे वो बच्चे होंगे, यानी 18 साल से कम उम्र के लोग। और हाई स्कूल की अगर बात करें तो 18 साल से नीचे होते हैं, इंटर में भी बड़ी संख्या में 18 साल से नीचे के ही होते हैं बच्चे। तो जाहिर सी बात है वो रिस्क फैक्टर पर है। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए, इंटर की परीक्षा कराना इसलिए कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है क्योंकि उसी के आधार पर आगे जब नीट की परीक्षा, जब नीट होता है, JEE होता है, आर्किटेक्चर से जुड़ी परीक्षा, तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे सेना में जाने से जुड़ी, उसमें आधार होते हैं इंटर के अंक साथ में, उसके बेस पर मेरिट तैयार होती है। तो इसलिए इंटर की परीक्षा को दरकिनार नहीं किया जा सकता, कह सकते हैं। और ये अगर इंटर में मान लीजिए सब बिल्कुल, शैलेश हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा अन्य बोर्डों के जो 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 11वें के विद्यार्थी थे, उनके संदर्भ में ये निर्णय लिया गया कि उनको प्रमोट किया जाएगा। और इसी तरीके से हाई स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के, उन विद्यार्थियों, उन छात्रों को भी प्रमोट करने का निर्णय और हाई स्कूल
कि जो वर्ष 2021 की परीक्षा है उसे निरस्त करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में लिया गया। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि फैसला हो गया है और फैसला ये है कि 10वीं के छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है कि जो लगभग 29 लाख छात्र छात्राएं हैं उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी और जो पिछला परफॉर्मेंस है उसके आधार पर उनको आगे के नंबर मिल सकते हैं। तो बिना परीक्षा के ही प्रमोट होंगे बच्चे। और शैलेश लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेश, जिस तरीके से ये पूरा फैसला हुआ है ये कोविड कंट्रोल को लेकर जो तमाम कवायदे चल रही हैं उनको भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर 29 लाख बच्चों की परीक्षा लेनी है तो कितना बड़ा इसमें जो मानव बल है वो लगता, कितने सारे लोगों को ड्यूटी लगती और उसके बाद एक नया बोझ आ जाता। बिल्कुल सही बात अवधेश है। आप ये मानकर चलिए कि अगर 30 लाख स्टूडेंट्स की परीक्षा हो रही है और उसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी लग रहे हैं, तो ये मानकर चलिए वो एक कुंभ कहा जा सकता है, परीक्षा का कुंभ। और इतनी बड़ी संख्या जहां पर स्टूडेंट टीचर्स को मिलाकर 34-35 लाख के ऊपर लोगों, वहां पर संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ना लगभग तय था। क्योंकि चाहे जितने अगर परीक्षा केंद्र देखिए बढ़ाए जाते तो मैन पावर उनकी निगरानी के लिए बढ़ानी पड़ती, पुलिस बल को बढ़ाना पड़ता जो वहां पर रहता है। और इसके साथ में परीक्षा को लेकर देखिए जो परीक्षा केंद्र होते हैं उनका निर्धारण करना मतलब एक लंबी जटिल प्रक्रिया है वो। और उसके बाद बड़ी संख्या में मैन पावर को लगाया जाना, निश्चित रूप से लोग इसमें इन्फेक्टेड होते। अभी पंचायत चुनाव के नतीजे सबके सामने रहे कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में जो लोग ड्यूटी कर रहे थे बड़ी संख्या में वहां पर भी कोरोना का संक्रमण फैला। तो कहीं ना कहीं ये खतरे भरा काम हो सकता था हाई स्कूल की परीक्षा कराना। यही ध्यान में रखते हुए अब इन स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला हुआ है 11वीं में। और इसके लिए पूरी एक डिटेल तैयारी की गई है कि आखिर किस आधार पर उनके 9वीं के अंक किस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे, किस तरह से छमाही के जो 10वीं के उनके अंक है, इंटरनल के अंक है, उसके बेस पर। लेकिन अब ये देखिए गाइडलाइंस में कुछ चीजों को देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में इसमें वो स्टूडेंट्स बैठते हैं जो प्राइवेट से फॉर्म भरते हैं। प्राइवेट बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि विस्तृत गाइडलाइंस क्या आती हैं। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए।